बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद क्या है बांग्लादेश के लोकतंत्र का भविष्य? जान बचाने वाली एंटीबायोटिक्स क्यों और कैसे बनती जा रही हैं जानलेवा? क्यों दिल्ली की नौकरियां छोड़कर भाग रहे हैं लोग? और अब चीन ने कौन सा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? ये है आज की खबरें अनकही। बांग्लादेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा अध्याय आज हमेशा के लिए बंद हो गया है। बांग्लादेश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कही जाने वाली और 3 बार वहां की प्रधानमंत्री रही बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। यह खबर सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कहानी सिर्फ एक नेता के जाने की नहीं है, बल्कि उस दौर के खत्म होने की है जिसने पिछले 40 साल से बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। आज सवाल ये नहीं है कि वो कैसी नेता थी, सवाल है कि एक घरेलू महिला कैसे दक्षिण एशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और कैसे वो अडिग नेता बनने के बाद जेल की सलाखों के पीछे पहुंची। आज सवाल ये नहीं है कि वो कैसी नेता थी, सवाल ये है कि एक घरेलू महिला, देश के राष्ट्रपति की पत्नी, कैसे देश की प्रधानमंत्री बनी और कैसे वो अडिग नेता बनने के बाद जेल की सलाखों के पीछे पहुंची। वैसे तो खालिदा जिया लंबे समय से बीमार थी। उन्हें लिवर सिरोसिस, किडनी और दिल की गंभीर बीमारियां थीं और वो कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुकी थीं। लेकिन 30 दिसंबर की सुबह करीब 6 बजे उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। पिछले कुछ हफ्तों से वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी, लेकिन पार्टी को उम्मीद थी कि वो रिकवर कर जाएंगी। उनकी मौत ऐसे वक्त में हुई है जब हाल ही में उनके बेटे और पार्टी के वारिस तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं। या यूं कहें कि वो बांग्लादेश आए ही इसलिए क्योंकि उनकी मां बीमार थी। फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं और ठीक उससे पहले विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे का चले जाना वहां की राजनीति में भूचाल ला सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, खालिदा जिया राजनीति में कभी आना ही नहीं चाहती। 1945 में पैदा हुई खालिदा का निकनेम पुतुल था और वो स्वभाव से बेहद शर्मीली थी। 1960 में जब उनकी शादी आर्मी अफसर जियाउर रहमान से हुई तो वो सिर्फ एक घरेलू महिला बनकर खुश थी जिन्हें अपने बच्चों और घर से मतलब था। लेकिन 1981 की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उनके पति और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। उस वक्त उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बिखर रही थी। ऐसे में अपने पति की विरासत बचाने के लिए वो घर से बाहर निकली और सड़क पर उतर आई। किसी ने नहीं सोचा था कि ये शांत महिला एक दिन सैन्य तानाशाह इरशाद की नाक में दम कर देगी। ये वो दौर था जब खालिदा को असली पहचान मिली। 9 साल तक उन्होंने जनरल इरशाद की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया। उन्हें 7 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो झुकी नहीं। यही वो जिद थी जिसने उन्हें जनता का चहेता बना दिया। 1991 में जब चुनाव हुए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। खालिदा जिया ने जीत हासिल की और वो बांग्लादेश की पहली और मुस्लिम दुनिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। ये वो पल था जब लगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की नई सुबह हो गई। लेकिन असल कहानी तो भी बाकी थी। इसके बाद वो 1996 में दोबारा प्रधानमंत्री बनी, लेकिन इस बार उनका कार्यकाल सिर्फ कुछ ही हफ्ते चला। 5 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद 2001 में पूर्ण बहुमत के साथ वो वापस आई और 2006 तक बांग्लादेश में हुकूमत की। उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रवाद, सेना और प्रशासन की भूमिका और भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर कई बड़े फैसले हुए। समर्थक उन्हें सशक्त नेता मानते रहे, जबकि आलोचक उनके शासन को टकराव और ध्रुवीकरण वाला बताते हैं। बीते दौर में बांग्लादेश की राजनीति में एक पैटर्न बार बार दिखा। सत्ता में बैठी सरकार बनाम सड़क पर उतरा विपक्ष, और इस लड़ाई के बीच खालिदा जिया की भूमिका केंद्र में रही। वहां चुनाव कई बार सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं रह जाते, बल्कि ये तय करने की जंग बन जाते हैं कि सिस्टम किसके कंट्रोल में रहेगा, सरकार के, विपक्ष के या संस्थाओं के। इसी सिस्टम की लड़ाई में खालिदा जिया का नाम अक्सर विवादों, आरोपों और संस्थाओं से टकराव के साथ जुड़ता रहा, जिसका जिक्र लंबे समय से अलग अलग जगहों पर मिलता है। और जब उनके खिलाफ केस बढ़ते गए तो उनकी राजनीति धीरे धीरे चुनावी मैदान से निकलकर अदालतों, जांच और संस्थागत फैसलों की लड़ाई तक पहुंच गई। बांग्लादेश की राजनीति को समझना है तो बैटल ऑफ बेगम्स को समझना होगा। खालिदा जिया और शेख हसीना
दो ऐसी महिलाएं जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हुई और दोनों ने एक दूसरे को इसका जिम्मेदार माना। ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था, ये निजी दुश्मनी थी। 3 दशकों तक इन दोनों ने बारी बारी से राज किया। जब एक सत्ता में होती तो दूसरी सड़कों पर चक्का जाम करती। इस बदले की राजनीति ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और शांति को कई बार बंधक बनाया। 2004 में शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमला हुआ, जिसका आरोप खालिदा की सरकार और उनके बेटे तारिक रहमान पर लगा, जिसने इस दुश्मनी को और गहरा कर दिया। जब 2008 में शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो शुरू हुआ बदले का दौर। रैली पर हमले के मामले में तारिक रहमान को सजा हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। इतना ही नहीं, जान बचाने के लिए देश भी छोड़ना पड़ा। फिर आया साल 2018। इन 10 साल में शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे ताकतवर शख्सियत बन चुकी थी और खालिदा जिया का सूरज लगभग डूब चुका था। फरवरी 2018 में खालिदा जिया को जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट मामले में सजा सुनाई गई। उन पर आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश से अनाथों के लिए आए पैसों में हेराफेरी की। कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। बीएनपी ने इसे राजनीतिक बदला कहा, लेकिन इस फैसले ने उन्हें चुनावी मैदान से बाहर कर दिया। सजा के बाद उन्हें ढाका की ओल्ड ढाका सेंट्रल जेल में रखा गया। ये जेल बाकी कैदियों के लिए बंद हो चुकी थी, लेकिन खालिदा जिया वहां एकमात्र कैदी थी। एक टूटी फूटी और वीरान इमारत में जहां कोई दूसरा कैदी नहीं था, उन्हें 2 साल से ज्यादा वक्त तक एकदम अकेले रखा गया, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। कोविड महामारी के दौरान उनकी खराब सेहत को देखते हुए शेख हसीना सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई। मार्च 2020 में एक कार्यकारी आदेश के जरिए उनकी सजा अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी। शर्त यह थी कि वो अपने घर में ही रहेंगी और देश नहीं छोड़ेंगी। ये एक तरह का हाउस अरेस्ट था। असली रिहाई तब मिली जब अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संविधान के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तुरंत और बिना शर्त रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद ही वो आजाद नागरिक की तरह खुली हवा में सांस ले पाई, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं। जेल से बाहर आने के बाद से ही उनकी तबीयत गिरती चली गई और आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे सबसे बड़ा नुकसान जाहिर तौर पर बीएनपी को हुआ है। पार्टी ने अपना वो चेहरा खो दिया है जो लोगों से इमोशनली कनेक्ट करता था। खालिदा जिया की मौजूदगी ही पार्टी काडर के लिए ऑक्सीजन का काम करती थी। दूसरी तरफ उनके बेटे तारिक रहमान के लिए ये करो या मरो का मौका है। अब पार्टी की पूरी कमान उनके हाथ में है, लेकिन मां के बिना पार्टी को एकजुट रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। राजनीतिक विरोधी शायद इसे राहत की तरह देंगे, लेकिन खालिदा की मौत से पैदा हुई सहानुभूति लहर विरोधियों पर भारी भी पड़ सकती है। खालिदा जिया की जिंदगी के सफर में ताकत दिखती है, संघर्ष दिखता है और सिस्टम की वो सख्ती भी जो किसी को ऊपर उठाती है फिर उसी को नीचे भी गिरा देती है। खालिदा जिया के जाने के साथ ही पैकिंग ऑफ बेगम्स का चैप्टर अब पूरी तरह बंद हो गया है। 2024 में शेख हसीना का देश छोड़कर जाना और अब खालिदा का निधन। बांग्लादेश अब एक बिल्कुल नए और अनजान रास्ते पर खड़ा है। सोचने वाली बात यह है कि खालिदा जिया को इतिहास कैसे याद रखेगा। एक ऐसी महिला जिसने तानाशाही को हराया, या एक ऐसी नेता जो अपने ही देश की प्रतिशोध की राजनीति में उलझ कर रह गए। जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हल्की सी छींक या गले में खराश होते ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं? मैं ऐसी हूं। और अगर आप भी ऐसे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अनजाने में आप दवा नहीं बल्कि अपने शरीर के लिए एक नया खतरा मोल ले रहे हैं। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर यह चेतावनी देनी पड़ी है। साल 2025 की आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस खामोश महामारी का जिक्र किया है, वो कोई वायरस नहीं बल्कि हमारी और आपकी गलत आदत है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल बंद करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब मामूली बीमारियां भी लाइलाज हो जाएंगी। आखिर देश के प्रधानमंत्री को मेडिकल पर्चे पर लिखी जाने वाली एक दवा को लेकर इतनी बड़ी चेतावनी क्यों देने पड़ी? क्या हम सच में खामोश महामारी यानी साइलेंट पैंडेमिक के बीच जी रहे हैं? आज हम इसी खतरे की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये दवा जहर कैसे बन रही है, इसका इतिहास क्या है, और अगर हमने आज अपनी आदतें नहीं बदली तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। 28 दिसंबर को मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट का हवाला दिया,
और पूरे देश को एक गंभीर चेतावनी थी। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के जरिए हमें समाज की भलाई से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो हम सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो हल्का सा बुखार या गला खराब होते ही मेडिकल स्टोर वाले भैया से दवा मांग लेते हैं, और वो दवा एंटीबायोटिक होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी आदत को रेड लाइन पार करना बताया है। ये चेतावनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत को दुनिया का AMR कैपिटल कहा जाने लगा है। AMR मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आसान भाषा में कहें तो जब बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया इतने चालाक और ताकतवर हो जाएं कि उन पर दवाओं का असर होना बंद हो जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके शरीर में कुछ खराब बैक्टीरिया घुस गए, आपने एंटीबायोटिक खाई, वो दवा शरीर में गई और उसने उस बैक्टीरिया पर हमला किया। ज्यादातर बैक्टीरिया मर गए, लेकिन उनमें से एक तो बैक्टीरिया बहुत ढीठ या बागी निकले। उन्होंने उस दवा के हमले को झेल लिया और बच गए। और कई बार यह भी होता है कि हमें से बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक की पूरी डोज नहीं लेते। डॉक्टर कहता है 5 दिन, लेकिन अगर हम 3 दिन में ठीक हो गए तो हम 3 दिन बाद उसको छोड़ देते हैं। ये भी उसकी वजह है। अब बचे हुए बैक्टीरिया को शरीर में फैलने की पूरी जगह मिल गई। इसने अपनी तादाद बढ़ाई और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखा दिया कि देखो इस दवा से कैसे बचना है। नतीजा, अगली बार जब आप वही दवा खाएंगे तो इस बैक्टीरिया पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसने अपना कवच तैयार कर लिया है। इसे ही कहते हैं सुपर बग। समस्या यह है कि दवा बनाने में वैज्ञानिकों को 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को उस दवा की काट खोजने में कभी-कभी सिर्फ कुछ महीने लगते हैं। हम नई दवाएं बनाने की रेस में बैक्टीरिया से पिछड़ रहे हैं। हम भारतीयों की एक आदत है, हम खुद के डॉक्टर खुद बन जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन के बीच का फर्क नहीं समझते। ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है, वायरस को नहीं। सर्दी, जुकाम या फ्लू ये सब वायरस से होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें सर्दी खांसी होती है हम तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं। इसका वायरस पर तो कोई असर होता नहीं, लेकिन ये आपके शरीर में मौजूद गुड बैक्टीरिया को मार देती है। दूसरी गलती है, जैसा मैंने पहले कहा, कोर्स पूरा ना करना। डॉक्टर ने कहा था 5 दिन दवा खानी है, हमने 2 या 3 दिन खाई, बुखार उतर गया, हमने दवा छोड़ दी। ये काम सबसे खतरनाक होता है। जो बैक्टीरिया अधमरे रह गए थे वो फिर से जिंदा होते हैं, और इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक होकर लौटते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको डरा रही हूं तो इन आंकड़ों पर नजर डालिए। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 12,70,000 लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन पर एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया था। यह संख्या मलेरिया और HIV से होने वाली मौतों से भी ज्यादा है। भारत की स्थिति तो और भी डरावनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 58,000 से ज्यादा न्यूबॉर्न बेबीज, नवजात शिशु सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें जो इन्फेक्शन होता है उसे मारने के लिए कोई दवा बची ही नहीं है। सोचिए, एक बच्चा जो अभी दुनिया में आया है उसे हम इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हमने उन दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल किया जिसने बैक्टीरिया को सुपरमैन बना दिया है। भारत में ICU में भर्ती 30% से ज्यादा मरीजों पर अब कार्बापेनम जैसी आखिरी उम्मीद वाली दवाएं भी असर नहीं कर रही हैं। डॉक्टर्स इसे पोस्ट एंटीबायोटिक एरा कहते हैं, यानी एक ऐसा दौर जहां हम वापस 100 साल पीछे चले जाएंगे जब एक मामूली निमोनिया भी इंसान की जान ले सकता था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। एंटीबायोटिक्स की कहानी शुरू हुई थी 1928 में।
जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से पेनिसिलिन की खोज की थी। ये एक चमत्कार था। दूसरे विश्व युद्ध में इसने लाखों सैनिकों की जान बचाई। पहले लोग सिफिलिस या टीबी से तड़प कर मर जाते थे। एंटीबायोटिक ने उन्हें नया जीवन दिया। इसे मैजिक बुलेट कहा गया। लेकिन मजे की बात यह है कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने अपनी स्पीच में ही दुनिया को चेता दिया था। उन्होंने कहा था, अगर हम इस दवा का इस्तेमाल समझदारी से नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया इसके खिलाफ लड़ना सीख जाएंगे। अफसोस, हमने उस वैज्ञानिक की बात नहीं मानी। आज 100 साल बाद उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। हमने इस चमत्कार को मजाक बना दिया है। अब सवाल आता है कि क्या यह समस्या पूरी दुनिया में है? हाँ है, लेकिन भारत में यह आग ज्यादा तेजी से फैली है। अगर आप अमेरिका या यूरोप या किसी भी और देश में जाएंगे तो वहां बिना डॉक्टर के पर्चे के आप एक साधारण एंटीबायोटिक भी नहीं खरीद सकते। वहां फार्मेसी वाला आपको दवा देने से साफ मना कर देगा। लेकिन भारत में यहाँ तो टॉफी की तरह मिलती है। भैया ये दे दीजिए, पेन किलर्स हो, एंटीबायोटिक्स हो, जो चाहिए दवाई आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है जिस पर कम बात होती है, पोल्ट्री और डेयरी उद्योग। हमारे यहाँ मुर्गियों और जानवरों को जल्दी बड़ा करने और उन्हें बीमारी से बचाने के लिए भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स खिलाई जाती हैं। जब हम वही दूध पीते हैं या वो चिकन खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स का जो रेजिड्यू है वो हमारे शरीर में भी पहुंचता है। यानी जो शाकाहारी हैं या जिन्होंने कभी दवा नहीं खाई, उनके शरीर में भी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। गंदगी और साफ सफाई की कमी भी इसका बड़ा कारण है। जब इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है तो लोग दवा ज्यादा खाते हैं और ये चक्र चलता रहता है। देश के बड़े डॉक्टर्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी का पूरा समर्थन किया है। उनका कहना है कि अब जागरूकता नहीं, एक्शन का वक्त है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें 3 चीजें तुरंत करनी होगी। पहला है रेड लाइन कैंपेन। दवा के पत्तों पर एक रेड लाइन होती है। इसका मतलब है कि इस दवा को बिना डॉक्टर के सलाह के ना खरीदें या ना खाएं। हमें इस लाल लकीर की इज्जत करनी होगी। दूसरी बात, डायग्नोसिस पर जोर। डॉक्टर को भी चाहिए कि वो अंदाज से दवा लिखने की बजाय पहले टेस्ट करवाएं कि इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल। हाइजीन का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसा कोविड के दौर में हम सबने रखा था। हाथ धोना, साफ पानी पीना, वैक्सीनेशंस। बीमार ही ना पड़े तो दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक्स मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। इसने हमारी औसत उम्र बढ़ाई है, लेकिन आज हम जिस तरह इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों से भी उनका सुरक्षा कवच छीन रहे हैं। अगली बार जब आपको छींक आए या हल्का सा बुखार हो तो डॉक्टर से एंटीबायोटिक देने की जिद मत कीजिएगा, बल्कि डॉक्टर से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? याद रखिए, एंटीबायोटिक कोई विटामिन नहीं है जो ताकत के लिए खाया जाए। ये एक हथियार है और हथियार का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब दुश्मन सामने हो, वरना जब असली दुश्मन आएगा तो आपकी बंदूक खाली होगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा और आपकी राय क्या है? क्या आप भी मेरी तरह करते हैं, एंटीबायोटिक बहुत आसानी से बहुत जल्दी खाते हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर शेयर करें। क्या आप साफ हवा में सांस लेने के लिए अपनी लाखों की नौकरी को लात मार सकते हैं? यह सवाल सुनने में शायद अजीब सा लगे, क्योंकि हम सब तो नौकरी और करियर के लिए ही दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। लेकिन अब राजधानी की हवा का प्रदूषण लोगों को ये शहर छोड़कर भागने पर मजबूर कर रहा है। दिल्ली का प्रदूषण अब सिर्फ खांसी और आंखों में जलन नहीं दे रहा, बल्कि लोगों से उनके इस्तीफे लिखवा रहा है। लोग अब करियर और फेफड़ों में से फेफड़ों को चुन रहे हैं और दिल्ली को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। भाई, जान है तो जहान है। ताजा और चौंकाने वाला मामला एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स जैसी बड़ी कंपनी का है। कंपनी के फाइनेंस प्रेसिडेंट राजकुमार बाफना ने अपनी हाई प्रोफाइल जॉब से इस्तीफा दे दिया है और वजह है दिल्ली का जानलेवा प्रदूषण। उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ लिखा कि वो दिल्ली के प्रदूषण लेवल की वजह से ये पद छोड़ रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द रिलीव किया जाए। सोचिए, जिस पोजीशन तक पहुंचने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, उसे कोई सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि शहर की हवा रहने लायक नहीं बची। ये फैसला बताता है कि डर किस हद तक लोगों के मन में बैठ गया है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इंसान का डर है तो आप गलत हैं। इससे पहले एक महिला IAS अधिकारी आयुषी चंद ने भी अपनी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। IAS लेवल की नौकरी छोड़ना कोई मामूली बात तो है नहीं। उस वक्त भी यही बात सामने आई थी कि दिल्ली की जहरीली हवा के कारण उनके बेटे की सेहत खराब हो रही है।
जिसने उन्हें ये कड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। इसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जा रहा है। कॉर्पोरेट जगत के कई लोग अब दिल्ली एनसीआर छोड़कर गोवा, पहाड़ों या अपने छोटे शहरों की तरफ लौट रहे हैं। सच कहूं तो लौटना तो मैं भी चाहती हूं अपने शहर। आखिर इतना डर क्यों है? मेडिकल डेटा बताता है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन भर में 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचिए, जो इंसान स्मोक नहीं करता उसके फेफड़े भी अंदर से काले हो रहे हैं। जब कोई बड़ा अधिकारी देखता है कि एयर प्योरीफायर्स लगाने के बाद भी उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो उसे अपनी भारी भरकम सैलरी भी बेकार लगने लगती है। जब कोई बड़ा अधिकारी इस्तीफा देता है तो वह संदेश देता है कि जान है तो जहान है। ये लोग वो हैं जिनके पास संसाधन है, जो अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं, आलीशान दफ्तरों में बैठते हैं। लेकिन जब प्योरीफायर्स और बंद गाड़ियां भी काम करना बंद कर दें तो इंसान के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यही वजह है कि अब टैलेंटेड लोग दिल्ली से मुंह मोड़ रहे हैं। इस पलायन का असर दिल्ली की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। ये हमको कुछ वक्त बाद धीरे धीरे शायद दिखने लगे। जब टैलेंटेड और स्किल्ड लोग शहर छोड़ देंगे तो बड़ी कंपनियां यहां क्यों रुकेंगी? अगर हालात नहीं सुधरे तो मल्टीनेशनल कंपनियां भी गुरुग्राम और नोएडा से अपना बोरिया बिस्तर समेट सकती हैं। यहां एक कड़वी सच्चाई और भी है। शहर छोड़ने का, नौकरी छोड़ने का या वर्क फ्रॉम होम लेकर पहाड़ों पर जाने का विकल्प सिर्फ अमीर या अपर मिडिल क्लास के पास है। उस गार्ड, डिलीवरी बॉय या मजदूर का क्या जो रोज इसी गैस चेंबर में 10 से 12 घंटे खुले में काम करता है? वो चाहकर भी दिल्ली नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके पास वैसी जमा पूंजी नहीं है। प्रदूषण अब अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर रहा है। अमीर साफ हवा खरीद सकता है या शहर छोड़ सकता है, गरीब को यहीं घुटकर जीना है। आने वाले वक्त में ये ट्रेंड और बढ़ सकता है। अगर सरकारों ने सख्त कदम नहीं उठाए तो दिल्ली सिर्फ काम करने की जगह रह जाएगी, रहने की नहीं। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हम देखें कि लोग अपने परिवारों को दूसरे शहरों में शिफ्ट कर दें और खुद दिल्ली में अकेले रहकर नौकरी करें, जैसे खाड़ी देशों में होता है। क्या हम अपनी राजधानी को एक ऐसे शहर में बदलते देखना चाहते हैं जहां लोग मजबूरी में रहें, खुशी से नहीं? हालांकि मुझे लगता है ये हालात आ चुके हैं। नहीं, हम सब लोग जो यहाँ हैं खांस रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, लेकिन बस नौकरी कर रहे हैं। ये सवाल अब हर दिल्ली वाले को खुद से पूछना पड़ रहा है कि हम यहाँ क्यों हैं। हम अक्सर तरक्की और विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर उस तरक्की की कीमत हमें अपनी उम्र कम करके चुकानी पड़े तो क्या वो सौदा हमें मंजूर है? राजकुमार बाफना और आयुषी चंद के इस्तीफे सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। अगर अब भी नहीं संभले और अगर हमारे नेता अब भी नहीं जागे तो दिल्ली सिर्फ कंक्रीट का जंगल बन के रह जाएगी, जहां इंसान नहीं, मजबूरियां रहेंगी। आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो क्या आपको भी लगता है कि ये शहर छोड़कर भाग जाएं? किसी ऐसी जगह जहां कम से कम हवा तो शुद्ध मिले? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी ट्रेन है जो पटरी पर दौड़ती नहीं बल्कि उड़ती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? चीन से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर के इंजीनियर्स को चौंका दिया है। वहां एक ट्रेन या कहिए एक सुपर कंडक्टिंग गाड़ी ने सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली है। सोचिए, पलक झपकी और ट्रेन गायब। आज हम इसी साइंस फिक्शन वाली हकीकत को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि इस स्पीड की रेस में भारत कहां खड़ा है। हाल ही में चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने एक गजब का प्रयोग किया है। उन्होंने मैग्लेव तकनीक पर आधारित गाड़ी को टेस्ट किया, जिसने 2 सेकंड के अंदर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर ली। इसे एक 400 मीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ाया गया। आमतौर पर एक हवाई जहाज को टेक ऑफ करने के लिए 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए होती है, लेकिन इस तकनीक ने जमीन पर ही रॉकेट जैसी रफ्तार दिखा दी। ये सिर्फ एक स्पीड रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि आने वाले कल की उस ट्रांसपोर्ट तकनीक की झलक है जहां हम शहरों के बीच का सफर घंटों में नहीं मिनटों में तय करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहे की पटरी पर इतनी तेज गाड़ी कैसे दौड़ सकती है? तो इसका जवाब है, ये पटरी पर दौड़ती ही नहीं है। इसे मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। इसमें चुंबक की ताकत से ट्रेन को पटरी से थोड़ा ऊपर हवा में उठा दिया जाता है। जब ट्रेन पटरी को छूती ही नहीं तो घर्षण यानी फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, और जब रोकने वाला कोई नहीं तो रफ्तार अपने ही यहां रॉकेट जैसी हो जाती है। इस खास टेस्ट में एक और चीज थी, वैक्यूम या लो वैक्यूम एनवायरनमेंट की संभावना।
जैसे हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ता है ताकि हवा का दबाव कम हो, वैसे ही चीन अब टी फ्लाइट जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है, जहां ट्रेन एक पाइप के अंदर चलेगी जिसमें हवा ही नहीं होगी, यानी ना टायरों की रगड़, ना हवा की रुकावट, सिर्फ शुद्ध रफ्तार। ये वही तकनीक है जिसे हाइपरलूप के नाम से जाना जाता है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि आप टिकट बुक करने की सोचें, एक जरूरी बात समझना चाहिए हम सबको। जिस टेस्ट की चर्चा हो रही है उसमें 1000 किलो की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, ना कि पूरी यात्रियों से भरी ट्रेन का। 2 सेकंड में 700 की स्पीड पकड़ना सुनने में रोमांचक है, लेकिन अगर एक आम इंसान को इतनी तेजी से खींचा जाए तो ये शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए अभी टेस्ट सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि इंजन और चुंबक में कितनी ताकत है। अभी इसमें इंसानों के बैठने लायक सुरक्षित ट्रेन बनने में कई साल लगेंगे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, हम यानी भारत इस रेस में कहां है? तो सच कहें तो अभी हम चीन से काफी पीछे हैं, लेकिन हमारी दिशा अलग है। चीन 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जबकि भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन के पूरा होने का इंतजार कर रहा है, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। दूसरी तरफ हमारे पास वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं और देश के आम आदमी को बेहतर सुविधाएं दे रही हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम भविष्य की तकनीक पर काम नहीं कर रहे। आईआईटी मद्रास की टीम आविष्कार हाइपरलूप पर काम कर रही है और भारत सरकार भी स्वदेशी मैगलेव तकनीक को लेकर रिसर्च कर रही है। फर्क बस इतना है कि चीन पहले स्पीड को टारगेट कर रहा है और भारत पहले मास कनेक्टिविटी यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ट्रेन पहुंचाने पर फोकस कर रहा है, क्योंकि रेलवेज हमारे देश की लाइफलाइन है। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पहले निवेश शुरू कर दिया था, जिसका फल उन्हें आज मिल रहा है। निश्चित तौर पर चीन का एक कारनामा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक की कोई सीमा नहीं है। 700 की रफ्तार सिर्फ एक नंबर नहीं, एक चेतावनी है और प्रेरणा भी। चेतावनी ये कि अगर हमें ग्लोबल रेस में बने रहना है तो सिर्फ पटरी बिछाना काफी नहीं होगा, हमें रिसर्च और इनोवेशन पर भी पैसा लगाना होगा। और प्रेरणा ये कि अगर सही विजन हो तो जमीन पर भी प्लेन उड़ाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को बुलेट ट्रेन छोड़कर सीधे हाइपरलूप जैसी तकनीकों पर कूद जाना चाहिए, या अभी हमें अपनी मौजूदा ट्रेनों को ही सुधारना चाहिए? और ट्रेनों की बात करें, रेलवे स्टेशन की हालत देखिए हमारे देश में, उन पर भी बहुत काम होना जरूरी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक वायरल वीडियो दिखाती हूँ जो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वीडियो असली है या एआई जनरेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि एआई वीडियो है, लेकिन देखने में कोई हर्ज नहीं। इसको देखिए और इसमें दिख रहा है कि सफारी के दौरान एक शेरनी अचानक दौड़ते हुए पर्यटकों की जीप में घुस जाती है। सबसे खौफनाक हिस्सा तब आता है जब शेरनी ड्राइवर के बिल्कुल बगल में खड़ी होकर उसे घूरने लगती है। दोनों के बीच की दूरी महज कुछ इंच की ही थी। शेरनी ड्राइवर के चेहरे को सूंघती है और फिर शांति से वहां से निकल जाती है। इस दौरान पर्यटकों और ड्राइवर ने जो हिम्मत दिखाई उसने सबको हैरान कर दिया। हालांकि जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स 2 गुट में बढ़ गए हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि एआई जनरेटेड वीडियो हो सकता है। वहीं सफारी के शौकीनों का मानना है कि वाइल्ड लाइफ पार्क में जंगली जानवर कभी कभी इंसानों के प्रति इतने ही क्यूरियस हो जाते हैं और ये संभव है। आपको क्या लगता है, वीडियो देखकर बताइए।